अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। बिलखुसूस क्वारंटाइन है आप, इसके बावजूद आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है, इसको लेकर अख्तर मैंगल की हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला, फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सब सिंध के दौरे पे गए, लेकिन उसके बाद फिर से 18वीं तरमीम और NFC से रिलेटेड बहस छिड़ गई है। एक बड़ा फ़ैसला आज हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी की। अदालत ने इमरान फ़ारूक कत्ल केस में 3 मुलज़मान को उम्र कैद की सज़ा दे दी और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया को हुक्म दिया है कि बानी MQM को गिरफ़्तार किया जाए। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, कुछ और भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालिक जो एक बहस चल रही है पाकिस्तान में भारत की रुकनीत से मुतालिक, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, अख्तर मैंगल साहब ने कल जो स्पीच की वो इस पर खासी एग्रेसिव भी थी, नाराज़ी भी थी, शिकवे भी थे। एक तो आपको क्या लग रहा है ये जो उन्होंने फ़ैसला किया है ये कितना हतमी है, और दूसरा जो लीडिंग अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस फ़ैसले को कितना सीरियस ले रही हैं? निज़ामी साहब देखिए, सियासत में मेरे ख्याल से हतमी तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो अख्तर मैंगल साहब ने जो मसाइल बताया, जो 6 नुकात हैं उनके, और वो ज़्यादातर जो हैं वो जस्टिफाइड है, जायज़ हैं, लेकिन हुकूमत शायद किसी एक पर भी अमल दरामद करने की तौफीक नहीं हुई, ना ही शायद उनके पास ये अख्तियार है। तो बहरहाल ये बेहतर है कि शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछते हैं। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये अख्तर मैंगल साहब का जो ऐलान बगावत है, इसको क्या आप समझते हैं कि ये पहली दराड़ है PTI कोalition? देखिए, अख्तर मैंगल साहब पिछले 2 साल में मेरे ख्याल है 3 दफ़ा वो ये बात कर चुके हैं कि मुझसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और जो हमारी डिमांड्स हैं उन पर कोई पेशरफ नहीं हुई। उनको हमेशा हुकूमत ने हौसला दिया कि नहीं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस दफ़ा बात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई है और मैं नहीं समझता हूँ कि मैंगल साहब अब इस फैसले को बदलेंगे। फैसला तो यकीनन उनका अपना है, लेकिन जो उनका साबका मिजाज है, जो उनका तरीका रहा है, हमेशा मौका देते रहे हैं, लेकिन अगर वो मुतमईन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला शायद हतमी ही हो और यकीनन इससे हुकूमती जो कोलिशन है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कोलिशन पार्टनर छोड़ जाता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो नाराज़ नहीं है, बाकी भी नाराज़ होंगे। तो मुश्किल सियासी हालात मुझे लग रहे हैं हुकूमत के लिए। अच्छा, ये जमहूरी वतन पार्टी ने भी धमकी दे दी है। दूसरी तरफ PMLQ जो है वो भी नाराज़गी का आज़ार करते रहते वक्तन। फिर जरदारी साहब ने आज पूरी तरह एंडोर्स किया है मैंगल साहब को। ये बताइए कि ये कोई अपोजिशन के दरमियान कोई इस सिलसिले में कोई मुश्तरका लाए अमल बनाया जाएगा, या ये वक्त है कि हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए? क्या कोई नो कॉन्फिडेंस की या ये मुतालबा के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है दोबारा एतमाद का वोट दें, इस किस्म की मूव कोई है इन दी ऑफिंग? नहीं, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो 2 हफ्ते से घर पे ही हूँ, लेकिन ये जो दरार पड़ रही है ये तो हुकूमत के अपने सफ़ों में पड़ रही है, चाहे वो MQM हो या PMLQ हो या JWP हो या मैंगल साहब की पार्टी हो। तो ये तो दरार उनकी अपनी हुकूमत के अंदर है, तो इसलिए इसको वही कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन भी ऐसे मौके पर हालात को देखती है, तो उसमें अगर कुछ गुंजाइश हुई तो यकीनन अपोजिशन अपना रोल भी अदा करेगी। लेकिन ऐसी कोई बहस अभी कोई बातचीत हुई नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में, अपोजिशन के दरमियान। लेकिन ये तो हकीकत है ना, अब्बासी साहब के जो हुकूमत की अदबी अक्सरियत है वो कायम है, लेकिन उनका इन्हिसार मसलन PMLQ पे वफाक में भी और पंजाब में अब बड़ा कलीदी हो गया। पहले भी क्रूशल था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया। जी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अददी अक्सरियत तो अभी है। अददी अक्सरियत बड़ी तेज़ी से मुतासर भी हो सकती है। हमारा साबका जो तजर्बा है वो इसी किस्म का है, लेकिन ये हुकूमत के हाथ में ये कि कैसे मुतमईन कर सकती है अपने कोलिशन।
अच्छा अब्बासी साहब, ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब का एक मुतालबा इन हाउस तब्दीली का भी था, और ये जो अभी माहौल बन रहा है, क्या उस मुतालबे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है, या वो एक फॉर द टाइमिंग मुतालबा था, सियासी बयान था, या नून लीग सीरियस है अभी भी इस पर? इन हाउस तब्दीली जो हमारा आइन है उसके अंदर एक काफ़ी मुश्किल काम है कि आप अदम एतमाद करके कोई तब्दीली ले आए। ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो हुक्मरान जमात है वो खुद तब्दीली ले आए, लेकिन ऐसा भी हमारी तारीख में कम से कम कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें खारिज अज़ इम्कान तो नहीं है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो उसको सपोर्ट करती नहीं है। हवाई है, ये आप कहेंगे कि हवाई बातें ज़्यादा, लेकिन हवाई अथॉरिटी का होगा, अब्बासी साहब मेरे साथ तो शहबाज शरीफ साहब ने, मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे खुद एक मरले पर जिक्र किया कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है और हमें शाह महमूद कुरैशी बतौर वज़ीर आज़म कबूल हो गए सूरत में। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद बयान दे दिया था या कोई ये पार्टी पोजीशन थी उनकी, ज़ाती राय थी उनकी? कभी कम से कम मैं ऐसी पार्टी पोजीशन से आगाह नहीं हूँ। हो सकता है उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र किया हो, तो ना ही कभी शाह महमूद साहब का नाम ज़ेर बहस आया या किसी और का नाम ज़ेर बहस आया हो, ना ही कभी ऐसी बात हुई है। तो मैंने पहले कहा कि हुक्मरान जमात के अंदर तब्दीली हमेशा इम्कान रहता है, लेकिन ऐसी कभी हुआ नहीं है, तो तारीख से उसको सपोर्ट नहीं करती। जी जी जी। अच्छा, तो अब्बासी साहब, ये सियासी मंजर जो है आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आइंदा आने वाले महीनों में? जो कोविड-19 की जो सूरत हाल है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, ये लॉकडाउन पर जो गुफ्तगू की सूरत हाल है, सूबों और वफाक के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से हो, चाहे वो कोविड के हवाले से हो। हुकूमत ना कोई फैसले कर पाती है, ना फैसलों को इम्प्लीमेंट कर पाती है, तो हुकूमत की नाकामी तो बड़ी वाज़ेह है। अब ये देखना है कि तब्दीली कैसे आएगी, क्योंकि तब्दीली के बगैर तो मुल्क आगे चल नहीं सकता। अब मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि जो मुल्क के माशी हालात हैं, मैं कोविड से पहले भी ये बात करता था कि वही अब मुल्क की सियासत का फैसला भी करेंगे। तो अब नज़र आता है कि कोविड मिल गई है मईशत की नाकामी से, और अब ये हालात थोड़े तेज़ हो जाएंगे। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हालात थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत अब तेज़ी से महसूस होने लगी है। ठीक है, ठीक है। भाई साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं हालात तालिक भी बात करेंगे, और जाहिर है आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इस दौरानिए में आपको किस किस ने रब्ता किया, आपकी जो क़यादत है नवाज शरीफ साहब बिलखुसूस, क्या उनसे भी कोई बात हुई? इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, कोरोना पॉजिटिव हैं आप। शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ ने भी फ़ोन किया, बाकी भी लोग उनसे राब्ते में रहे। एक तो ये बता दें, आपकी तीमारदारी के लिए किस किस ने आपसे रब्ता किया, और बिलखुसूस जो आपकी लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से भी आपसे पूछा गया? जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों का भी, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, सब जो मुल्क की लीडरशिप है उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने फ़ोन भी किया, हाल चाल के बारे में पूछा। इससे बड़ी तकबीयत मिलती है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अब कोई सिम्टम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि रीटेस्ट होगा तो उसमें नेगेटिव ही आएगा। जी अब्बासी साहब, ये जो वज़ीर आज़म कराची गए हैं और वहाँ गए तो वो इसलिए थे कि जो कोरोना के हवाले से स्टेक होल्डर्स को मिले, लेकिन वज़ीर आला सिंध से उनकी कोई, जो चीफ एग्जेक्टिव है सिंध के, को मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ उन्होंने दो बड़ी मुतनाज़ बातें भी कह दी कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जल्दबाजी में बड़ी गलतियाँ की गई, और
NFC अवार्ड का जी के ज़रिए 60% सूबे ले गए। 65% निज़ामी साहब, तो ये ज़रा सुन लेते हैं इस बारे में वज़ीर आज़म कोई- साहब ने कहा क्या, फिर उसके बाद आके अब्बासी साहब जवाब ले लेते हैं। ये देखिए ज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची में क्या कहा। पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग कर्ज़ों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। जिन्होंने भी ये शुरू किया था जब भी 18th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है। जी अब्बासी साहब। निज़ामी साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, जिस मैं आपसे ये- को मुल्क के मैं आपसे यही सवाल करना चाहता था कि सबसे पहले ये बताएं कि अव्वल तो ये फिक्र तो डिस्प्यूटेड है, 63% सूबे ले जाते हैं, लेकिन क्या सूबे वो पैसे ले जाते हैं जो वफाक उनको एहसान के तौर पर देती है, या ये उनकी कोई जागीर है? ये पैसे सूबे कमाते हैं और वफाक को देते हैं और उन्हें वापस देने देते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि क्या ये सूबों का कसूर है कि अगर पाकिस्तान एम्पावरिश हुआ है और हम शुरू डेट सर्विसिंग से होते हैं, इसके तो कई और मामल है, अखराजात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, क्या ये भी सूबों का कसूर है? तो तीसरा ये कि ये ऐसे मौके पे उन्होंने इस दिन कहा जिस दिन के BNP ने, एंगल ने कोalition से इस बना पर अलहदगी का अख्तियार किया कि मेंगल साहब कहने लगे मुझे अंडर प्रेशर हूँ कि हमारे कोई भी जो छोटे सूबे के मुतालबात हैं वो उन पे कोई बातचीत ही नहीं हुई। मसलन ये है कि जी NFC पे अवार्ड पे अमल होना चाहिए, कोई बातचीत नहीं है, और कोई कई मिसिंग पर्सन और इस किस्म की चीज़ें थी, कुछ तो शायद इनके बस में ना हो। लेकिन साथ ही साथ उसी दिन ये बात कर देना, ये कहाँ तक पाकिस्तान की फेडरेशन को ये चीज़ तकवीत पहुँचाएगी? जो वज़ीर साहब ने बातें की हैं उसमें से एक भी बात हकीकत में मबनी नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है वो मुल्क के निज़ाम को ही नहीं समझता, वो आइन को नहीं समझता। वो उनका ख्याल है कि ये सब 18वीं तरमीम में हो गया है। 18वीं तरमीम में दो बुनियादी बातें हुई हैं। एक, जो हमारा नीम सदारती निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया गया, और दूसरा जो इख्तियारात सूबे और मरकज़ दोनों इस्तेमाल कर रहा था, यानी जो कंकरेंट लिस्ट थी वो सूबों के हवाले कर दी गई। इसमें पाकिस्तान के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर वज़ीर साहब ये समझते हैं कि कोई इख्तियारात वापस मिलने चाहिए वफाक को, तो वो एक तरमीम लेकर असम्बली में आ जाए कि मैं ये समझता हूँ कि ये इख्तियारात सूबों के पास नहीं होने चाहिए, ये वफाक के पास होने चाहिए। और ये कह देना कि लोकल बॉडी निज़ाम नहीं चला, तो क्या वफाक लोकल बॉडी निज़ाम चलाएगा? ये तो अक्ल से बालातर बातें हैं कि वज़ीर साहब क्या कह रहे हैं। और फिर जो NFC अवार्ड है ये 18वीं तरमीम में नहीं आया, ये भी शायद किसी ने गलत बता दिया। हमारे वज़ीर का मसला ये है कि जो बात कोई कान में डाल देता है उसी को आगे बयान करनी शुरू कर देते हैं। NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले भी था और उसके बाद भी है, आज भी 10वां NFC अवार्ड है, और ये पहली हुकूमत है जो NFC जो कमीशन में नहीं बना सकी, तो अवार्ड तो बाद की बात है। नहीं, कमीशन बन गया अब्बासी साहब, कमीशन बन गया, वो नोटिफाई कर दिया था, आपकी जमात ने उसको चैलेंज किया हुआ है। जी चैलेंज हुआ है, उसके मेम्बरान 2 इस्तीफे दे गए हैं, मेम्बरान गलत लगे हुए हैं। सिंध ने 3 सफ़े का खत लिखा है कि आपने गैर आइनी कमीशन बना दी है। अभी वही उसकी बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि जब तक कंसेंसस नहीं होता NFC जो अवार्ड है वो आप नहीं दे सकते। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता दें कि वो कितने पैसे सूबों से वापस लेना चाहते हैं, ये बता दें, क्योंकि आप ये देख लें पिछले साल सूबों के लिए रखे गए थे 3254 अरब, उनको मिला है 2400 अरब, यानी 800 अरब आपने सूबों का वैसे ही काट लिया कि आप पैसे कमा नहीं सके और सूबों को खमियाजा भुगतना पड़ा।
इस दफ़ा 2873 अरब रखा गया है और वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स जानता है कि 1000 अरब का वहाँ पर भी कमी आएगी। तो इस दफ़ा सूबे शायद 2200 अरब में गुजारा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सूबे दो बड़े काम करते हैं, तालीम और सेहत, इंतजामी अमूर के अलावा। आप जो उनका पैसा काटेंगे वो तालीम और सेहत से जाएगा। तो वज़ीर साहब ये बता दें कि वो किस चीज़ को काटना चाहते हैं, तालीम को काटना चाहते हैं या सेहत काटना चाहते हैं, दोनों काटना चाहते हैं। तो एक बड़ी अजीब बनता है कि उनकी हुकूमत 5 साल एक सूबे में रही है, आज भी है, 7 साल सूबे में हो गए हैं। उनका सूबा ही बता दे कि कितने पैसे वो कटवाना चाहते हैं, उसके ऊपर असेंबली में बहस करके वो काट देते हैं, क्योंकि ये सूबों का हक है। आप सूबों का हक उनसे नहीं ले सकते, जी जी, चाहे वो इख्तियारात हो, चाहे NFC अवार्ड हो। तो जो तरमीम वज़ीर आज़म चाहते हैं इसको मुतनाज़ा बनाने से हटें, क्योंकि जो मसला है वो तो वफाक का पैदा करता है। जी जी, जब आप पैसे भी नहीं सक रहे, आप मुल्क को ग्रोथ नहीं दे सके, आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर सके, टैक्सेस कहाँ से आएंगे, कहाँ से सूबे खाएंगे, कहाँ से वफाक खाएगा। जितने 10 साल में पीपल पार्टी और PMLN ने कर्जा लिया था, इन्होंने उसका तकरीबन 40% 2 साल के अंदर ले लिए। जी जी, और अगर ये हुकूमत 5 साल को अगर पूरे करती है तो जितना पाकिस्तान के 70 साल में कर्जा लिया गया था ये उसको दुगना कर देंगे। ये इस हुकूमत की हकीकत है। मैं वही कह रहा हूँ, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मईशत को तबाह कर दिया है, और अब ये और मुतनाज़ा बातें शुरू कर दी हैं कि 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, वफाक के पास लोकल बॉडी का निज़ाम होना चाहिए। अजीब अजीब बातें आज़म कर रहे हैं, उसके वज़ीर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, ये जो NFC की तकसीम का फार्मूला है 2010 वाला, अगर हुकूमत इस फार्मूले में तब्दीली लाना चाहती है तो क्या आपकी जमात ये पेशकश कर रही है कि आप उनकी बात सुनने को, उनके साथ बैठने को तैयार हैं कि इस फार्मूले को, क्योंकि 2010 में पंजाब ने अपना हिस्सा जो है, अपना शेयर कम किया था, तो इस पे एक तो क्या है आपकी पार्टी पॉलिसी, और दूसरा ये कोरोना की वबा में, क्योंकि नून लीग के पास ऐसा सच कोई ऑफिस नहीं है मां सिवाय अपोजिशन के, लीडिंग अपोजिशन है, तो नून लीग की क्या है रोल, क्या है रेलेवेंस, क्या है? देखिए, रेलेवेंस अपोजिशन की होती है अगर हुकूमत सुनेगी तो, लेकिन जो हुकूमत आंखें भी बंद कर ले और कान भी बंद कर ले तो फिर वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो गूंगी और बहरे के सामने बात करने का तो फ़ायदा कोई नहीं। हमने तो अवाम के सामने बात रखी है। अब जहाँ तक 18वीं NFC अवार्ड का मसला है, एक सेटल्ड इशू है, अब इसको रीओपन करना चाहते हैं। आप रीओपन करना चाहते हैं तो NFC कमीशन के अंदर ले जाएं, अपनी तजावीज़ वफाक ले जाए और बताए कि इतनी कमी हम चाहते हैं इसके अंदर, उसके बाद उसमें बहस हो सकती है। यही तरीका होता है। एक तरफा तो कोई ना वफाक कर सकता है ना कोई सूबा कर सकता है, अपोजिशन तो उसमें राय ही दे सकती है। हम ये समझते हैं कि जो सूबों के पास इस वक्त है वो भी नाकाफ़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि वफाक अपनी आमदन बढ़ाए, मुल्क को ग्रोथ दे, और वहीं से सूबे भी चलेंगे और वफाक भी चलेगा। तो ये सारे हकायक हैं। जहाँ तक कोरोना का इशू है, जी कोरोना के बारे में, जी कोरोना की बात बड़ी सीधी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी है क्या, हुकूमत की स्ट्रेटजी है क्या। आज तक, आज भी 4 महीने के बाद भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था लॉकडाउन होना चाहिए था। फिर आपने इस्लामाबाद के अंदर क्यों लॉकडाउन किया? चले सूबे आपके नहीं मान रहे, सिंध ने नहीं माना, उसके पंजाब ने भी नहीं माना, उसके बाद बलोचिस्तान ने भी नहीं माना, उसके बाद KP ने भी नहीं माना, आप तो अकेले रह गए। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि अब सूबे आपके सुन नहीं रहे, क्योंकि आपने सूबों से पूछा नहीं, आपने कंसेंसस नहीं किया, आपने कोई पॉलिसी नहीं दी। आप कहते हैं कि नहीं जी कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अब जिस दिन वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन मैं नहीं करूंगा, उसी दिन इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन हो गया। तो आज भी ये बता दें कि इस मुल्क की कोरोना के खिलाफ पॉलिसी है क्या, क्योंकि हमारी इन्फेक्शन भी बढ़ रही है, हमारी डेथ्स भी बढ़ रही हैं, हमारे अस्पताल भी भर गए हैं। हम क्या करेंगे? एक ही दुनिया में वाहिद तरीका है कि आप 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन करें, उसके रिजल्ट देखें, उसके बाद आप फैसला करें। आपने तो किया ही कभी कुछ नहीं। एक जो रूरल लगड़ा लॉकडाउन हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया, और उसके असरात आज आप देख रहे हैं कि ईद के बाद से हमारा इन्फेक्शन रेट जो है वो 1100-1200 से आज 4,500-5 हज़ार पे पहुँच गया। हर शख्स परेशान है। अजीब सी मंतक है हुकूमत की, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। फैसल साहब, अब आपकी इतला के लिए, ये जो NFC में पंजाब ने हिस्सा दिया था, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी उन्होंने, और उस वक्त
ये एक बड़ा तारीखी फ़ैसला था कि आपने अपना शेयर जो है बड़े सूबे का काम किया था, तो इस पर तो कोई एतराज़ वाली बात मुझे नज़र नहीं आती कि कोई हो सकती है। जहाँ तक कि आपने अब्बासी साहब बात की है कोविड-19 की, तो इस बारे में वज़ीर आला सिंध ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया है। वो कहते हैं ये क्या होता है स्मार्ट लॉकडाउन और अब सिलेक्टिव लॉकडाउन, कोई ब्यूटीफुल लॉकडाउन भी होता है, कोई अगली लॉकडाउन भी होता है। तो लॉकडाउन होता है। और ये इस बारे में जो पॉलिसी है वो नीम दरू और नीम परू टाइप की पॉलिसी जो है ये कब तक चलेगी। और ये भी मैं नहीं, बाय द वे, ये भी मौक़िफ़ मैं नहीं मानता कि अपोजिशन की कोई हैसियत ही नहीं होती। अपोजिशन और लीडर अपोजिशन इज़ ऑल्टरनेट लीडरशिप, जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनको अंडरमाइन करना भी मेरे ख्याल से कोई दुरुस्त नहीं है। तो आपको अपना भरपूर रोल अदा करें इस बारे में। देखिए निज़ामी साहब, बात यह है कि जो हुकूमत अपोजिशन की सुनना ना चाहती हो, अपोजिशन से बात ना करना चाहती हो, हमारी तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस कोरोना है। आज तक कोई मीटिंग हुकूमत और अपोजिशन की नहीं हो सकी। 4 महीने इस क्राइसिस को हो गए हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है, मईशत तबाह हो गई है, उससे पहले भी तबाह थी, उसके बाद बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन हुकूमत अपोजिशन से बैठने को तैयार नहीं है। हमने तो बार बार हाथ बढ़ाए हैं, आज भी हाथ बढ़ाते हैं कि इस मुल्क की खातिर हम हाजिर हैं। लेकिन जब हुकूमत नहीं सुनेगी तो अपोजिशन तो बात ही कर सकती है। फिर पार्लियामेंट को जैसे हैंडल किया जाता है आपके सामने है, पूरी कोशिश होती है पार्लियामेंट ना चलने पाए, हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है, वहाँ भी मुख्तलिफ किस्म की सेंसरशिप होती है। दूसरी जो बात है, ये प्राइम मिनिस्टर पैसे की बात करते हैं, मैं इनको कहता हूँ 1% टेररिज्म के लिए फालतू दिया गया था केपी को। अब हम भी कहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो गया, कम से कम वो 1% तो अपने पास वापस ले लें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कर सकते हैं, ये फैसला करें कि 1% हम केपी से वापस लेते हैं, फिर उनको हकीकत पता चलेगी कि ये कितना सेंसिटिव मामला है। जब अपनी हुकूमत से 1% वापस लेंगे जो एक्स्ट्रा दिया गया था एक खास मकसद के लिए। वो तो 3% ज्यादा डिमांड कर रहे हैं अब्बासी साहब, जो कबायली इजला जम हुए हैं, आप 1% वापस लेने की बात कर रहे हैं। जी मैं वो पैसा अलहदा दिया गया है, मैं एनएफसी अवार्ड की बात कर रहा हूँ। जी एनएफसी में 3% ज्यादा की बात कर रहे हैं। जी तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उसी जमात के हैं, वो तो कहते हैं मैं वो लेके जाऊंगा 2010 में लेके जाऊंगा, जो 18वीं तरमीम में फ्लोर लगाया गया था मिनिमम का, वो खत्म करूंगा। तो अजीब सी मंतक है, पूरे मुल्क में यही हालत है। आप कोई इशू देख लें, गो बगो की कैफियत है, फैसला कोई होता नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहता है, हुकूमत कुछ और करती है। जी जी, तो यही हालात है जिसने आज मुल्क के अंदर मईशत को भी तबाह कर दिया है। मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, कोई किसी मामले का मुकाबला नहीं कर सकते, अजीब से हालात पैदा हो चुके हैं मुल्क के अंदर। जी जी ठीक है भाई साहब, एक ब्रेक लेते हैं, आपसे गुजारिश आती रही है, ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे। ये जो पेट्रोल बहरान है, ये इसकी वजह क्या है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये पेट्रोल बहरान 3 हफ्ते हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत से शहरों में ये मसाइल हैं, और वो जो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे कम हुए थे, कीमतें कम हुई थी, निज़ामी साहब आपको लगता है कि उसके समरात पहुँचे हैं आवाम तक? जी अव्वल तो लॉकडाउन के अंदर वैसे ही अवाम कहीं जाने काबिल नहीं। दूसरे अगर जो फुटेजेस देख रहा हूँ मैं, जो पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन है इतनी लंबी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हर चीज़ के बारे में ये परवाते हैं कि जी मैं उनको अंदर कर दूँगा, जुर्माने कर दिए उन्होंने। लेकिन एसिफ की ये सारा क्राइसिस जो है ये जो एंड यूज़र्स हैं या पेट्रोल बेचने वाले जो है उनका क्रिएटेड है। आया जो उनकी टीम में मसलन नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये किस बात की मूली है? ये मेरा सवाल शायद खाकान अब्बासी साहब से भी है। उसमें सिर्फ मैं अब्बासी साहब ये इजाफा करूँगा कि ये पहला बहरान नहीं है। ये एक गंदम का बहरान आया, आटे का, एक चीनी का बहरान आया, और अब ये बहरान आया, और ये बिल्कुल टोटली अननेसेसरी लगता है जो है मौजूदा बहरान है। ये मिसमैनेजमेंट का फुकदान है, या को हमारे वसाइल कम हो गए हैं, या
सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये क्या मामला है? देखिए, पेट्रोल का जो बहरान है ये 100% हुकूमत का पैदा करता है कि पहले उन्होंने 25 मार्च को एक ऐसा फैसला किया जिसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ना पेट्रोल इंपोर्ट होगा ना क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा, और जो लोकल रिफाइनरी हैं वो लोकल तेल पे चलेंगी। अब उनको क्या ये पता नहीं था कि लोकल रिफाइनरी हमारा जो तेल पैदा होता है ख़ास तौर पर केपी के अंदर वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो तेल बहुत लाइट है, ये हैवी क्रूड पे चलती हैं। तो जब ये हो गया सब कुछ, 1 महीना ये बैन बरकरार रहा। जब आप सप्लाई चेन तोड़ देते हैं किसी चीज़ की, उसको वापस लाना एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जिस वक्त आपने लॉकडाउन किया, आपने ये बैन लगाया इंपोर्ट्स का, उस वक्त कीमतें बड़ी कम थी। उसके बाद चूंकि इंपोर्ट हुई नहीं और हमारे मुल्क के अंदर जो तेल की कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, वो पीएसओ की इंपोर्ट्स पे मुश्तमिल होती हैं कि वो इंपोर्ट्स किस प्राइस की हैं। तो वो इंपोर्ट जो थी वो जो मार्च और अप्रैल में थी, उनकी कीमत बहुत कम थी, वो पुरानी खरीदा हुआ माल था। तो अब जब आपने खोला इंपोर्ट को, उस वक्त कीमत बड़ी बढ़ गई थी। अब कोई कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो माल महंगा ले और आगे सस्ता बेचे, तो मुल्क के अंदर बहरान पैदा हो गया। साथ ही रिफाइनरीज की भी यही कैफियत थी कि वो महंगा क्रूड लेकर सस्ता पेट्रोल नहीं बेच सकती थी, वो भी बंद हो गई है, उन्होंने भी प्रोडक्शन बहुत कम कर दी। साथ ही कोरोना की वजह से ईरान से जो बहुत बड़ी स्मगलिंग हमारे मुल्क में पिछले 50 साल से हो रही है पेट्रोल और डीजल की, वो भी रुक गई। तो उससे अब डिमांड जब वापस आई कोरोना के बाद, जब भी लॉकडाउन ईज हुआ, तो मुल्क के अंदर जो स्टॉक्स थे वो बड़े कम थे, क्योंकि आपने कोई प्लानिंग की नहीं। कीमत पुरानी चल रही थी, वो कम थी, तो जो प्राइवेट कंपनी तो इंपोर्ट कर नहीं सकती थी। इस वजह से सारा बहरान पैदा हो गया। आप सबको कह रहे हैं ये चोर हैं, ये खा गए। कोई कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि 10-15 रुपए लीटर सस्ता बेच दे, महंगी इंपोर्ट करे और सस्ता बेच दे। ये सारे हकायक हुकूमत के इल्म में है। इसमें बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। आप ये चेक कर लें कि डीजी ऑयल जो सबसे क्रिटिकल पोजीशन होती है इस इदारे के अंदर, वो वहाँ पे बैठा, उसकी क्या काबिलियत है ये आप जरा पता कर लें। ये बड़ी बदनसीबी है कि आज न वजीरों को कुछ पता है, न मशीरों को पता है, न वज़ीर आज़म को पता है। हमारे ज़माने में एक क्राइसिस आया था, आप यकीन करें 2 दिन की मेहनत करके हमने वो क्राइसिस तोड़ दिया। इससे बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि वो हमारा पैदा करता नहीं था, वो कुछ मार्केट सिचुएशन थी, कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो गए थे। ये तो बड़ा आसान है कि आप प्राइस को रिव्यू करें। और फिर इसमें एक बड़ा आंसर एक और है कि आपने जो पेट्रोलियम लेवी डाल दी है, वो अगर आप वो लेवी के साथ कीमत आज एक सतह पर है, अगर आप उस लेवी को कम नहीं करेंगे तो जब आप कीमत लगाएंगे तो कीमत महंगी हो जाएगी। अब पिछले साल 260 अरब आपने कमाया है, इस दफ़ा 450 अरब आपने कमाना है, तो ये 200 अरब की पेट्रोलियम लेवी एडिशनल है, ये भी प्राइस को इम्पैक्ट कर रही है। तो हुकूमत का खुद ही मामला पैदा किया है, खुद ही इसको समझने की से कासिर है और लोगों पे इल्ज़ाम लगाने की ये खा गए। कोई क्या खा गया? कीमत जो इंपोर्ट से कीमत कम है, कैसे बिक सकता है? ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक तो प्लानिंग का फुकदान हो गया, दूसरा ये गवर्नेंस का मसला है। अब लेवी का भी आपने जिक्र किया, इसका हल क्या है? क्योंकि ये बहरान तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या हुकूमत लेवी कम करके एक तरह से रिलीफ दे ऑयल कंपनीज को भी और अवाम को भी, या कोई और हल भी है इसका? जी, हल पता कर लें कि मार्केट में कीमत क्या है, उसके हिसाब से आपको प्राइस मुकर्रर करनी पड़ेगी। आप मार्च और अप्रैल की कीमत में जून में के मिडल में आकर आप पेट्रोल नहीं बेच सकते। उस वक्त जो क्रूड प्राइसेस थी वो $15-20 के लगभग थी, अब वो $30 दुगनी हो चुकी हैं। आप यकीन करें उस वक्त ये कैफियत थी मार्च अप्रैल के अंदर कि तारीख में पहली दफ़ा पेट्रोल का जहाज़ क्रूड के जहाज़ से सस्ता बिक रहा था। ऐसे भी हालात पैदा हुए हैं। तो अब आप इस बात को समझें कि प्राइस को आपको रिव्यू करना पड़ेगा, वरना कोई प्राइवेट कंपनी इंपोर्ट नहीं कर सकती। और फिर पैनिक बाइंग शुरू हो गई। ये मैं यही अर्ज करने लगा था कि एक तो मार्केट फोर्सेस को समझने का फुकदान है,
ये इस पर कम से कम तो ये होना चाहिए था कि जो हुकूमत की आला सतह पे ऑयल टीम है इनको रिज़ाइन करना चाहिए था, इनको घर भेज देना चाहिए था। लेकिन उसकी बजाय आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं पेट्रोल पंप वालों को, ऑयल कंपनीज़ को। और ये भी एक अदराक हुकूमत का नहीं है, चाहे वो चीनी हो गंदम हो, कि यार ये जो किल्लतें हैं या जो ये सब मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करता है। ये कोई सोशलिस्ट निज़ाम नहीं है कि इस तरह आप कह देंगे जी ये तो सब चोर हैं और उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। तो ये जो माइंड सेट है ये इसको बदलने की ज़रूरत नहीं। और ये नदीम बाबर साहब तो आपके साथ भी काम कर चुके हुए हैं। नहीं, ये पंजाब हुकूमत में काम करते थे। अब ये समझ नहीं आती कि नदीम बाबर साहब मिनिस्ट्री चलाते हैं, क्योंकि वो तो वजीर नहीं है, वजीर असद उमर साहब हैं, तो ये उमर अयूब साहब, और इनमें से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत का बड़ा मसला ये है कि हर वजीर अपनी मिनिस्ट्री को नहीं जानता, उसके बारे में बात नहीं करता, दूसरों के बारे में बात करता रहता है। तो आज न वज़ीर आज़म को पता है, न वजीरों को पता है, ना ही मसला हल हो रहा है। तो ये जब तक प्राइस आप नहीं देंगे नहीं, ये मसला हल नहीं होगा। इसकी बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, ये जो बजट आया जी अब अजब, ये तो आपने देखा ही होगा घर बैठ के, ये कोविड-19 बजट है, ये IMF का बजट है, बाय द IMF पीपल, या वाकई बड़ा पीपल फ्रेंडली बजट है, या ये बिजनेसमैन फ्रेंडली है और आवाम खुश है? देखिए, ये बजट मुकम्मल झूठ पे मबनी है। हर बजट में कुछ सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन हकायक के करीब होता है। यहाँ पर तो नज़र आ रहा है, और वज़ीर ख़जाना खुद कह चुका है कि हम ये रेवेन्यू जो हमने शो किया है 4,963 का, ये हम हासिल नहीं कर पाएंगे। पिछले साल इन्होंने 5555 का रेवेन्यू रखा था और कलेक्शन हुई 3900 की, यानी 1650 का फ़र्क पड़ा है पिछले साल। ये कोई मामूली रकम नहीं है। इस साल आपने फिर तकरीबन 5,000 अरब रख ली है, और कोई तरीका नहीं कि पूरा इतने 500-600-800 अरब का खसारा होगा। तो आपने अपने आमदन को ज़्यादा दिखा दिया है, आपने अखराजात को कम दिखा दिया है। आप सब्सिडीज देख लें, सब्सिडीज काट दी गई हैं, जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम है वो काट दिए गए हैं। और तो कहाँ से मुल्क कैसे चलेगा? ये सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ना तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है, ना कोई टैक्स की रिलीफ दी गई है कि लोग इंसेंटिवाइज हों, ना कोई नौकरी को इंसेंटिवाइज किया गया है, ना ग्रोथ के लिए कोई अमल है। जी जी, तो कैसे मुल्क चलेगा? अच्छा भाई साहब, ये ज़रा एक टेक्निकल बात बता दें। नया टैक्स नहीं लगा कोई भी, लेकिन आपने हदफ बढ़ा दिया है, ये कलेक्ट कैसे होगा? ये वज़ीर ख़ज़ाना ही बताएंगे कि नया टैक्स भी नहीं लगा और आपने हदफ जो है वो 1,000 अरब से पिछले साल से 1,050 अरब आपने ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये कैसे होगा? नहीं, ये सरासर निज़ामी साहब, सरासर झूठ है। तो ये हुकूमत तो मतलब इनको तो ये जो शर्म ही नहीं है, हर वक्त कोशिश करती है कि हकीकत पे मबनी उसका बजट हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो। ये तो आज भी बच्चा कहता है ये बजट नहीं चल सकता, आपको मिनी बजट लाने पड़ेंगे। लेकिन मिनी बजट का प्रॉब्लम भी ये है कि एक इकॉनमी जो चल नहीं रही, इस पर आप क्या मिनी बजट आप अवाम पे ला देंगे? क्या इजाफी टैक्स लगाएंगे? कैसे टैक्स कलेक्शन करेंगे? अब ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये नेगेटिव GDP ग्रोथ हुई है। ये आइंदा साल इन्होंने को पता नहीं 2.5% या 3% रखी हुई है। ये भी अचीवेबल है इन हालात में? देखिए, IMF तो कह रहा है कि -1.5% आपकी ग्रोथ होगी। आप पिछले जो 18-19 का साल है जो मुकम्मल हुआ है, आपने 5.8 की ग्रोथ को 1.9 कर दिया। अब 1.9 से आप मनफी पे आ गए। अब आप कह रहे हैं कि हम 2.1 करेंगे। कैसे करेंगे? ये मुमकिन नहीं है। आप ये देख लें कि जो बजट के अंदर नंबर्स हैं, उनमें से कोई नंबर भी हुकूमत डिफेंड नहीं कर सकती। हुकूमत खुद जानती है जी जी, ये नंबर हम पूरे नहीं कर सकते। आप पिछले साल का रेवेन्यू देख लें, 3900 यानी 3,900 अरब। ये
वो नंबर है उससे कम है जो 17-18 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया था। और इस नंबर के अंदर एक बड़ा आंसर है आपकी इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स पे जब डॉलर महंगा हो जाता है तो आपका रेवेन्यू खामखा बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी आपने वो रेवेन्यू हासिल किया जो एक हुकूमत ने 1 साल पहले हासिल किया था। ये तो एक मुकम्मल फेलियर का इतराफ है। उसके बावजूद अब कह रहे हैं कि नहीं हम और रेवेन्यू गेन करेंगे और पॉजिटिव ग्रोथ करेंगे और इकॉनमी को आगे बढ़ाएंगे। उसकी कोई वजूहात बजट के अंदर नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान। अब आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस 10 साल पहले तकरीबन ये कत्ल हुआ था और आज इसका फ़ैसला दे दिया है, जिसमें जो 3 मुल्ज़िमान हैं खालिद शमीम, मुअज़्ज़म अली और मोहसिन अली सैयद, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जुर्माना भी किया है। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बानी MQM लंदन को गिरफ़्तार किया जाए। अदालत ने जो अदालती फ़ैसला उसके मतन में ये हुक्म दिया गया है पाकिस्तान की हुकूमत को और बरतानिया की हुकूमत को। नहीं, सबसे पहले तो ये आपकी जो है ना जरा उसको ठीक कर लें। हुक्म नहीं दे सकती अदालत जो है बरतानिया की हुकूमत को। पाकिस्तान की हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है उनसे एक्स्ट्रेडिशन की, लेकिन हमारी अभी तक ट्रीटी नहीं है उनके साथ जी। लेकिन क्योंकि भारत ये बरतानिया के कहने पे इनको सज़ा दी गई है, ये तो असल मुल्ज़िम है जो वो तो अल्ताफ़ हुसैन है, वो वहाँ बैठा हुआ है जी। और आज दिलचस्प बात हुई कि मेरा ख्याल था कि इस पर MQM का रद्द-ए-अमल दिया जाए, लेकिन MQM पाकिस्तान का कोई ज़िम्मेदार रहनुमा या कौन सी पार्टी थी वो जो इनसे बनी थी, एक और पाक सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी, पाक सरजमीन पाक, ये सब घबराते हैं जी अल्ताफ़ हुसैन की शान में कुछ कहने पे। सवाए फ़ारूक सत्तार साहब ने थोड़ा सा इसमें किया कि मैं तो पहले कहता जा रहा था, लेकिन बहरहाल ये यानी MQM ने लंदन में भी वही कुछ किया जो कराची में और पाकिस्तान में साल से करते आ रहे थे। जी। अच्छा निज़ामी साहब, कोशिश हमने बहुत की PSP से भी बात करने की, MQM पाकिस्तान से भी, फ़ारूक सत्तार साहब से भी, लेकिन कोई भी इस मामले पे फ़िल वक्त बोल नहीं रहा है। बहरहाल जी जी ये जो अब फ़ैसला है, अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फ़र्दर कैसे इसको प्रोसीड करती है और क्या बरतानिया से अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनको लाया जाता है या नहीं। खैर निज़ामी साहब, ये एक और अहम मामला है जो इस वक्त रीजन में हालात चल रहे हैं और इसी तनादुर में कल हमने ये भी देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है और पाकिस्तान का दिफा और बिलखुसूस कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम हैं उनको बेनकाब करने का जो अज़्म है, जो सिलसिला है, वो जारी रहेगा। ये उसमें कुछ फ़ैसले भी हुए हैं। ये जो मौजूदा हालात हैं निज़ामी साहब, इन हालात में जो हमारी अस्करी क़यादत है और बिलखुसूस जो मोदी की बर्बरियत अब उसके गले पड़ रही है, अब तक जो कारकर्दगी है वो कैसी है? आज ही ज़रा बात ये वक्त कम है, ज़रा मुख्तसर सवाल करें तो बेहतर रहेगा। मसला ये है कि कोर कमांडर्स ने तो वही किया जो कि उनको इस हालात में करना चाहिए था। मोदी की बर्बरियत जो है वो यही हाल है। अभी एक दिन पहले उन्होंने वहाँ पर जो वाक़या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके शाखसाने के तौर पे वहाँ हमारे सफारतकारों का, हमारे सफारत खाने का, हमारे सफ़ीर का रखा बंद कर दिया नई दिल्ली में। ये तो एक मसला है। फिर कश्मीर के मामले में भी आज उन्होंने 2 टोक बयान दिए कोर कमांडर्स। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ऐन ऐसे मौके पर जबकि कोर कमांडर्स ने कश्मीर पर ये बात की, हमारी जो खारजा वज़ीर ख़ारजा हैं और UN सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ और ही हो रहा था। वहाँ पे भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन गैर मुकाबला मुंतखब कर लिया गया और जब शाह महमूद कुरैशी साहब की तवज्जो दिलवाएगी इस तरफ, तो उन्होंने कहा कि हेवंस हैव नॉट फॉलन, को आसमान नहीं गिर पड़ा। 7 दफ़ा पहले भी हो चुका है। भाई आज के तनाज़ुर में जबकि भारत आपके साथ न बैठने को तैयार है, कुछ नहीं है, और अफ्रीका के ममालिक में भी मुकाबला हुआ है इस मामले में,
आप कम से कम कोई, लेकिन आपको पता ना कि पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है भारत के साथ। नहीं, ये श्री मजारी साहबा ने जो सवाल उठाया निजामी साहब, उन्होंने भी कहा कि ये कैसे अनअपोज मुंतखब हो गया, क्या ये जो आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं? शीरे मजारी साहब ने तो देखे ना, घर का बेदी लक्का उठाया कि शीरे मजारी जो है बरबला बात करने की आदी हैं, और उन्होंने शाह मोहम्मद कुरैशी के बारे में ये कहा कि ये किस तरह कुरैशी साहब ये कहते हैं कि जनाब ये तो हेवंस विल नॉट फॉल, ये अजीब किस्म की हमारी पॉलिसी। मैं तो यही रोता आ रहा हूँ हमेशा से कि सिक्योरिटी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो पूरी जोर लगा रही है, लेकिन जो वजारत खारजा है वो बिल्कुल नकित साबित हो रही है। वो सवाए बाद खराबी है बसियार कोई बयान देने के कोई इनिशिएटिव नहीं है। मुझे तो याद है कि मैंने जब करियर शुरू किया तो मैंने आगा शाही, साहबजादा यकूब खान जैसे लोग देखे जिनकी मामलात पर गिरफ्त होती थी और वो इनिशिएटिव लेते थे, और ये उस वक्त इनिशिएटिव लिए जाते थे जबकि पाकिस्तान 2 लाख हो चुका हुआ था, पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था। आज हम बिल्कुल थल्ले लगे हुए हैं अमेरिका के और ममालिक के, और हमारी कोई नीम बुरूद नहीं, भारत के भी थल्ले लगे हुए हैं। बातें हम बड़ी करते हैं नवाज शरीफ को करने की, लेकिन जो एक्शन है वो शीरी मजारी ने खुद ही इस हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। जी अच्छा निजामी साहब, आपने भारत का जिक्र किया है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगहों पे भारत की एक टेंशन है, और अब मुल्क में भी बड़ी, भारत के अंदर भी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। ये है क्या? बज़ाहिर तो ये कोई अक्लमंदाना पॉलिसी नहीं लगती, लेकिन इसके पीछे असल में हिकमत अमली क्या है? देखिए ये दिलचस्प बात है कि इस जो लड़ाई हुई है इसमें लद्दाख के वाले एरिया में 20 भारतीय मारे गए। पहले झूठ बोला गया कि 43 चीली भी मारे गए, पर खुद ही अपने झूठ से पीछे हट गए। इसमें एक बुनियादी बात यह है कि दोनों, चीन जो है वो जदीद तरीन नस्ल से लेस है, वो भारत को उनके लिए तरने वाला है, लेकिन भारत भी का भी डिफेंस बजट है और जो उनके पास है जदीद तरीन सामान है, लेकिन उनको मार कैसे पड़ी? वो तो बगैर रूबरू हुई एक है। गोली फायर किए हुए जी, इसलिए कि चीन के पास जज्बा है जी, और लाला जी जो है वो लाला जी है। नहीं निजामी साहब, ये तो जदीद दौर में बहुत पुरानी जंग हुई है, बल्कि ना कोई तलवार ना कुछ, घूंसों मुक्कों लातों से भारत के 20 फौजी मर गए। ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई करून उल्ला के दास्तान है। जी जी, ये बड़ी पुरानी, लेकिन इसका मैसेज क्या है निजामी साहब? मतलब चीन ने ये भी एक मैसेज दिया है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ना भी हो, हम तब भी नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे दिफा पे कोई आंख उठाए, मैली आंख से देखेगा। देखना, ये एक नेशन का फॉर्टिट्यूड होता है और जज्बा होता है जी। और भारत के जो बड़े कई दानश्वर माहिर हैं दफा के, वो बहुत बुरा भला कह रहे हैं अपनी फौजी क़यादत को और सियासी क़यादत को भी जी। मोदी जो है वो आपको पता है कि कई जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो गए नहीं चीन, या एक का दफा गए, ये 8 मरतबा हो गए हैं मौसूफ जो हैं बतौर वज़ीर आला अपने सूबे के गुजरात के, और अब बतौर वज़ीर आज़म। लेकिन अब मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठे कि जी हम भारत को हम चीन को मस्कत जवाब देंगे। भाई क्या जवाब देंगे आप? इसी तरह नेपाल जो कि पहले बिल्कुल ही इनके समझते थे कि हमारा बैकयार्ड है, उन्होंने उनके अपर हाउस में पास कर दिए वो जो नक्शे में तब्दीली है। और जी बिल्कुल। तो मकसद कहने का है कि ये जो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ मिलिट्री माइट नहीं होती। अगर नेपाल भारत को आंखें दिखा सकता है तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक दो टोक और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्यों ना चला पाए। जी, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है आपका निजामी साहब। अगर इस रीजन की हम बात करें, ये दुनिया का वाहिद रीजन है कि जिसमें 3 एटमी कुव्वतें एक साथ हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान। और ये मुसलसल जो टेंशन है, ये जो जिसे आप कह लें कि भारत की दानिस्ता कोई अपनी वो हिंदुत्व नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए शरारतें हैं, ये कोई ना कोई तो उस पर रिएक्ट कर ही देगा खुदा न खास्ता, और फिर तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो हम हिंदुत्व की बहुत बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमतें भी थी, सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत जो लाहौर प्रोसेस शुरू की थी जिसको मुशर्रफ ने सैबोटाज कर दिया, कांग्रेस जो है वो भी गलबा हासिल करने की कोशिश थी। लेकिन फ़र्क क्या था कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी। अब भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तो है ही, ये उनकी नजरियाती पॉलिसी भी है उन हिंदुत्व की, आपने कहा जी। तो ये हम बड़े एक ख़तरनाक किस्म के दौर से गुजर रहे हैं, और इसका
हमारे लिए खुदा का शुक्र है कि हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, साथी है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। जी ठीक। और उसके होते हुए भारत को पाकिस्तान को तरण वाला बनाने की जरूरत नहीं होगी। जी ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।